हेलो। तो आज हम लोगों की इन्वायरमेंट की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है। पर्यावरण, इसके पहले जो है मैंने यूपीएससी 2023 का पीवाईक्यू करवाया है, इसलिए कि हमको स्टैटिक पोर्शन पढ़ना कैसे है हमें आइडिया लग जाए इन्वायरमेंट को तैयार करने के लिए। ओके, अच्छा ये क्लास ना आपकी बाइलिंगुअल क्लास होगी। आई विल ट्राई कि दोनों भाषाओं में हो ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों को समझ में आए, ठीक है। सी, कैसे पढ़ेंगे हम लोग इन्वायरमेंट, हमारा अप्रोच क्या होगा। तो अप्रोच हमारा क्या होगा इन्वायरमेंट पढ़ने का, सॉल्विंग पीवाईक्यू। कहां से कहां तक पीवाईक्यू सॉल्व होंगे, 2013 से लेके 2023 तक, ठीक है। और फिर उसके बाद जब विजन की पीटी आएगी, पीटी 365, वो हम पढ़ेंगे। प्लस बेसिक इज मस्ट इंपॉर्टेंट। बेसिक को हम करेंगे कैसे, पहले हम देखते हैं कि इन्वायरमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो देखो इन्वायरमेंट में अगर आप 10 सालों का एवरेज ले लो ना, तो टोटल जो है आपके 32 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, मतलब 15 से 16 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट रहते हैं। यहाँ पे इन्वायरमेंट हम लोग 8 यूनिट में पढ़ेंगे। पहली यूनिट क्या है, इकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल साइंस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। तो उसमें पढ़ेंगे बायोस्फीयर, हैबिटेट, इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, उसमें प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल में हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, ठीक, जल चक्र क्या होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, कार्बन साइकिल क्या होता है, सल्फर साइकिल क्या होता है, फास्फोरस साइकिल क्या होता है। नाइट्रोजन साइकिल के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिफिकेशन क्या होता है, डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। रिजर्वायर के आधार पे ये कितने प्रकार के होते हैं, जियोकेमिकल साइकिल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो में हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक लेवल क्या होते हैं, ट्रॉपिक लेवल। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड वेब, फूड चेन, ठीक, ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब कि स्वपोषी, परपोषी, कॉर्निवरस क्या होते हैं, फिर कैसे उनको फूड चेन में रखा गया है, ठीक है। फिर हम लोग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम जो है, इकोसिस्टम क्या होता है, ये कितने प्रकार के होता है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम क्या होते हैं और एक्वेटिक इकोसिस्टम क्या होते हैं, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। इसे कहते हैं जैव विविधता, राइट, जैव विविधता। डिफिनीशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, बायोडाइवर्सिटी में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा कौन से मेजर अप्रोच लिए जा रहे हैं, इंडिया में कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं और वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन से हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और रिसेंट अमेंडमेंट इन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट है आपका, थर्ड यूनिट में हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। आपका प्रदूषण पढ़ेंगे हम लोग, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, उसके बाद एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो पॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होते हैं, वाटर पॉल्यूशन क्या होता है, सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है, कैसे इसे रोका जा सकता है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, और ओजोन डिप्लेशन क्या होता है, फिर इसको कैसे मेजर किया जाता है और ओजोन डिप्लेशन को कम करने के उपाय, ठीक है। और रिसेंट जो मीटिंग हुई है ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड।
चौथी यूनिट में हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन, जैसे हम पढ़ेंगे UNFCCC। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, एजेंडा 21 क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, और बहुत सारे जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंसेस न्यूज में हैं उनके आउटकम्स क्या हुए हैं। जैसे COP होता रहता है ना, COP 26, 27, कब कौन सा COP हुआ, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कब कौन सी हुई, कहाँ हुई, उसके आउटकम पढ़ेंगे क्या क्या है। अगर रिसेंट न्यूज में कोई चीज डिफिनीशन में आ रही है तो उसकी एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे एक बार इस साल UPSC में क्वेश्चन था कार्बन मार्केट के बारे में, ठीक है। फिर हम लोग नेशनल इन्वायरमेंटल लेजिस्लेशन पढ़ेंगे। नेशनल इन्वायरमेंटल में इंडिया में जो लेजिस्लेशन चल रहा है तो उसमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और फिर हम लोग पढ़ेंगे नापाक, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट पढ़ेंगे, और बहुत सारी इन्वायरमेंटल बॉडीज जैसे कि आपका जैसे हम लोग पढ़ेंगे CPCB, सेंट्रल वाटर ग्राउंड अथॉरिटी, किस एक्ट से आई हैं सब, इनका क्या काम है। नेक्स्ट 6वीं यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, और क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया के विभिन्न भागों में, इसकी हम स्टडी करेंगे, ठीक। नेक्स्ट यूनिट में हम रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, वाटर रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, मैराइन रिसोर्स। तो कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी क्या होती है, वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, और करंट अफेयर जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी से रिलेटेड आ रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, जो कहीं GS पेपर 3 में है, प्रीलिम में तो नहीं आता है, बट जैसे वोल्केनोज, फ्लड, एग्जैक्ट डिफिनीशन, इनको कैसे रोका जा सकता है फ्लड्स को, या अर्थक्वेक आ रही है, NDMA 2005, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं, नेचुरल डिजास्टर कौन कौन से हैं, मैनमेड डिजास्टर कौन कौन से हैं, ठीक। इस तरीके से हम लोग पूरा यूनिट कवर करेंगे। बढ़ते हैं आगे एक क्वेश्चन के साथ। देखो 2013 का परहैप्स क्वेश्चन है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को, इनमें से कौन सी चीजें हैं जो इकोसिस्टम को डिफाइन कर रही हैं, ठीक है। पहला हम देखते हैं, पहला कह रहा है इट इज अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, कि ये क्या है कि एक दूसरे के साथ जो जीव हैं, जीवों का जो इंटरेक्शन हो रहा है, उनकी अगर हम कम्युनिटी ले लें, अगर हम जो है कम्युनिटी ले सकते हैं उन जीवों का जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम। सेकंड कह रहा है दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, पृथ्वी का वह भाग जहां जीवित जीव निवास करते हैं, क्या उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। तीसरा क्या कह रहा है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जीवों का ऐसा समुदाय जिसमें वे पर्यावरण के साथ रहते हैं, क्या हम इसे इकोसिस्टम कहते हैं। एंड फोर्थ इज द फ्लोरा एंड फोना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की जो वनस्पति और जीव जंतु होती है उसे कहते हैं। अच्छा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तभी कर पाओगे जब आपको चारों स्टेटमेंट का मतलब पता हो, है ना। सो देखते हैं देखो फर्स्ट कह रहा है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टिंग विथ वन अनदर, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने वाले जीवों का समुदाय, इनके लिए कोई टर्म नहीं है। मान लो ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी को ही कह रहा है, इट इज बेसिकली कम्युनिटी, इकोलॉजी की बात कर रहा है तो इकोलॉजिकल कम्युनिटी। सेकेंड ये कह रहा है कि दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थ का वह पार्ट जहां पे जो है जीव जंतु निवास करते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सॉरी अर्थ का वह पार्ट जहां जीव जंतु रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, बताओ आप।
इसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, जैव मंडल। थर्ड कह रहा है, थर्ड स्टेटमेंट हम बाद में देखेंगे। फोर्थ कह रहा है द फ्लोरा एंड फोना ऑफ जियोग्राफिकल एरिया, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की वनस्पति और जीव जंतु, इसे हम क्या कहते हैं? बायोम्स। फोर में क्या कह रहा है? अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, जीवों का समुदाय जिसमें वे पर्यावरण के साथ रहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। मतलब इकोसिस्टम आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र कुछ नहीं है जहां पे कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म रहती है जो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रही है, प्लस इन्वायरमेंट जिसमें ये रहते हैं, इसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन के आपको सही आंसर पे आप तब पहुंचोगे जब आपको एक एक चीज का मतलब पता हो, है ना? इसलिए हमें एग्जैक्ट डिफिनीशन पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट सब्जेक्ट है। इन्वायरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है? पर्यावरण। ठीक है, पर्यावरण एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखो कह रहा है कि इन्वायरमेंट इट इज डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट इन्फ्लुएंसेस एंड इवेंट सराउंडिंग एन ऑर्गेनिज्म। तो इन्वायरमेंट जो है वो सम टोटल होता है। क्या क्या चीजें होती हैं उसमें? लिविंग चीज, सजीव चीजें, निर्जीव चीजें, प्रभाव और घटनाएं जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को सराउंड कर रही हैं। देखो जैसे हम कहते हैं ना, हमारे आसपास का, जैसे हम लोग घर पे बात करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमसे पूछते हैं कि आसपास का हमारे पर्यावरण कैसा है। तो वो ये पूछते हैं कि अगल बगल में जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो कैसे हैं, आपके लैंडलॉर्ड कैसे हैं, आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो वहां हवा आती है कि नहीं। तो ये क्या है? ये पूरा का पूरा सम टोटल लिविंग बींग्स का, नॉन लिविंग बींग्स का। आप जिस रूम में रहते हो वहां हवा आती है कि नहीं, है ना? इन्फ्लुएंसेस और सेफ एरिया है कि नहीं, इवेंट्स। तो ये आपका बताता है इन्वायरमेंट को। ठीक, अब देखो इन्वायरमेंट हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट में दो फैक्टर्स आते हैं। पहला होता है बायोटिक फैक्टर, जैविक कारक, और दूसरा होता है अबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक। तो देखो इन्वायरमेंट में जब हम लोग रहते हैं तो जैसे अगर कहीं का भी मान लो हम इस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, अगर टेम्परेचर ज्यादा या कम है इस एटमॉस्फेयर का, तो वो सर्टेनली कुछ ऑर्गेनिज्म को प्रभावित करेगा। तो इन्वायरमेंट में क्या है? दो फैक्टर हैं, जैविक हैं और अजैविक हैं, जो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? प्रभावित कर रहे हैं। मान लो पशु पक्षी हैं तो कुछ अच्छे टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ अच्छे मतलब कुछ हाई टेम्परेचर में रहते हैं, कुछ लो में रहते हैं। तो ये टेम्परेचर इनको क्या कर रहा है? पशु पक्षी को प्रभावित कर रहा है ना? तो ये जो पशु पक्षी हो गए ये जैविक हो गए, और ये जो टेम्परेचर हो गया ये अजैविक हो गया। तो जैसे जो लिविंग एलिमेंट्स हैं, बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जो लिविंग एलिमेंट है, जो सजीव, जिनमें जान होती है, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं? बर्ड्स, चिड़िया, एनिमल, प्लांट्स, प्लांट्स हो गए, फॉरेस्ट एंड फिशरीज, ये सब क्या हो गए? लिविंग एलिमेंट, ये बायोटिक कंपोनेंट हो गए। और अबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हुए? एयर, हवा आपका हो गया, वाटर, पानी हो गया, लैंड हो गया, जमीन, और रॉक्स मतलब चट्टाने, और सूर्य का प्रकाश, ये सब जो है आपके अबायोटिक एलिमेंट्स हो गए एनवायरनमेंट के। ठीक, बायोटिक अबायोटिक आ गया। नेक्स्ट देखते हैं इकोलॉजी। सी, सॉरी, इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, परिस्थितिकी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि देखो, लॉजी का मतलब होता है ना लोगोस, स्टडी करना, ठीक है।
तो ऐसा सब्जेक्ट, इकोलॉजी जो है ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है इंटरेक्शन एमंग द ऑर्गेनिज्म। अगर ऑर्गेनिज्म के बीच में, जैसे मान लो जैसे हर्बीवरस है, मान लो हम हर्बीवरस और कॉर्निवरस का एग्जाम्पल ले रहे हैं, शाकाहारी और मांसाहारी का, ठीक है। जैसे मान लो हम चिकन खाते हैं, ह्यूमन बीइंग जो है अगर चिकन खा रहा है, जो लोग नॉनवेज हैं उनके लिए, तो हमारा उस चिकन के साथ इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे से हम इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, ह्यूमन बीइंग उससे कैसे इंटरेक्ट कर रही है। एंड तो इकोलॉजी जो है इट इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शन एमंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के बीच में इंटरेक्शन कैसे हो रहा है एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स अबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे वायुमंडल में मान लो पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, उनको जो भी अबायोटिक इन्वायरमेंट है, टेम्परेचर, प्रेशर, एयर, ये सब कैसे प्रभाव कर रही है, ठीक है। तो इसका हम किस में स्टडी करते हैं, इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी में बेसिकली हम कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी करेंगे, 4, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज एंड बायोम। तो इकोलॉजी का मतलब समझ में आ गया। इकोलॉजी का मतलब होता है कि बायोटिक कंपोनेंट आपस में कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं और वो अबायोटिक कंपोनेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक। अगर देखो यूपीपीसीएस में आया था क्वेश्चन कि इकोलॉजी वर्ड किसने क्वाइंट किया था, ये टर्म किसने दिया था, हैकल ने दिया था, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी तंत्र पहले, सबसे पहले ये टर्म जो है किसने दिया था, ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टांसले ने दिया था, ठीक। इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम जो है इट इज अ कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है ना समुदाय है, किसका समुदाय है, सजीव लोग, सजीव समूहों का, सजीव जीवों का समुदाय है जो एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में। जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड्स, पॉन्ड, तालाब जो है वो एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। रिवर, नदी भी एग्जाम्पल है इकोसिस्टम का। तो इकोसिस्टम की कैसे ये इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम क्या है, एक ग्रुप है, एक समुदाय है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ऐसा समुदाय जो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये यूनिट क्या है, ये फंक्शन कर रही है, फंक्शनल यूनिट है नेचर की। जैसे हम रिवर को इकोसिस्टम मानेंगे, क्यों, देखो रिवर में रहने वाले जो भी जीव जंतु है ना आपके, वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। जो भी छोटे या बड़े जंतु पाए जाते हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है और वो आसपास के वायुमंडल से भी इंटरेक्ट करते हैं। अबायोटिक कंपोनेंट कि अगर वो देखो रिवर के अंदर हैं तो उनको टेम्परेचर भी अफेक्ट करेगा, प्रेशर भी अफेक्ट करेगा, है ना। और रिवर के अंदर जो पशु, जो भी जीव जंतु हैं वो आपस में भी एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो एग्जाम्पल देके समझा रहा है, जैसे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वो इकोसिस्टम होते हैं। कैसे, क्योंकि उसमें लिविंग बींग्स होती हैं, जैसे ट्रीज हो गया, पेड़ हो गए, पौधे हो गए, एनिमल्स हो गया, इंसेक्ट हो गया और छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में हम देखते हैं कि ट्रीज, प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये क्या है, एक दूसरे से कांस्टेंट इंटरेक्शन करते हैं, ठीक। जैसे अगर आप फॉरेस्ट में जाओगे तो देखोगे कि इंटरेक्शन का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर आप जंगल में जा रहे हो तो आप देखोगे कि ट्रीज जो है, कुछ ट्रीज बड़ी हैं जिनकी वजह से प्लांट को जो है सूर्य का प्रकाश आराम से नहीं मिल पाता है, और कुछ जो एनिमल्स हैं वो अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। किस पे डिपेंडेंट हैं, प्लांट पे डिपेंडेंट हैं। मतलब ये आपस में किसी न किसी माध्यम से इंटरेक्ट कर रहे हैं और ये सूर्य के प्रकाश से और जो टेम्परेचर है उससे भी जो है ये प्रभावित हो रहे हैं। तो ये क्या है, इकोसिस्टम है। ये यूनिट उनकी क्या कर रही है, फंक्शन कर रही है। इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनल यूनिट है एनवायरनमेंट का।
तो इकोसिस्टम की एग्जैक्ट डिफिनेशन में आता है, एंड इकोसिस्टम कैन बी विजुअलाइज एज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये क्या है? नेचर की फंक्शनल यूनिट है। कैसे फंक्शन कर रही है मैंने बताया, जहां पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इंटरेक्ट करते हैं आपस में और बगल की सराउंडिंग के साथ। कैसे ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं? आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, जैसे मान लो कि अगर हम फूड चेन पढ़ते हैं तो उसमें देखो, फूड चेन नहीं, हम सिंपल एग्जाम्पल प्लांट्स का ले रहे हैं, फिर फूड चेन बड़े में आएगा। तो प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना, पेड़ पौधे जो है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से इन्होंने अपना खाना बनाया, और इनके खाने पे जो है ह्यूमन और एनिमल डिपेंडेंट होते हैं। तो हम इंटरेक्ट तो कर रहे हैं इनसे, और ये जो पेड़ पौधे हैं इनको सनलाइट भी इफेक्ट करती है ना। तो ये भी क्या है, ये अफेक्टेड हो रहे हैं अबायोटिक कंपोनेंट से, और ये सिस्टम पूरा का पूरा क्या है, फंक्शन कर रहा है। हम जिस सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये क्या है, एक इकोसिस्टम है। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? तो इकोसिस्टम देखो दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, और दूसरा हो गया एक्वाटिक इकोसिस्टम, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो स्थलीय आपके कौन कौन से हो गए? फॉरेस्ट हो गया, जंगल हो गया, ग्रासलैंड घास से बने मैदान हो गए, डिजर्ट रेगिस्तान हो गया। ठीक, स्थलीय मतलब पानी नहीं है, स्थल है, जमीन है। और जलीय कौन से हो गए? तालाब हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, नदी हो गई, एस्चुरी हो गई, मुहाना। ये सब क्या है, जलीय तंत्र के एग्जाम्पल हैं। और क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम क्या है, ये ह्यूमन मेड इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक है, इकोलॉजी में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं हम क्या होता है। तो इकोलॉजी को देखो हम कितने पार्ट में स्टडी करते हैं। तो जैसे इकोलॉजी को हम स्टडी करेंगे, शुरू होगा ये इंडिविजुअल, उसके बाद आएगा पॉपुलेशन, फिर आएगा कम्युनिटी, फिर इकोसिस्टम, फिर बायोम, फिर बायोस्फेयर। वी शुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ईच टर्म। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म से ये शुरू होगा। ठीक है, उसके बाद पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है, कम्युनिटी का क्या मतलब होता है, इकोसिस्टम का मतलब हमने देख लिया, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, प्लस इन्वायरमेंट जिसमें ये रह रहे हैं। फिर हम देखेंगे बायोम का क्या मतलब होता है, बायोस्फीयर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिज्म, इंडिविजुअल। आखिर ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल एक ही चीज है। ठीक, तो ऑर्गेनिज्म होता क्या है? तो देखो, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ आई एम एन ऑर्गेनिज्म, यू आर एन ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऐसा इंडिविजुअल लिविंग बीइंग जो, जिसके पास एबिलिटी होती है वो एक्ट करे या फंक्शन करे इंडिपेंडेंटली, जिसे किसी की जरूरत नहीं होती है। ये जो है इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करता है। जैसे मुझे फंक्शन करने के लिए किस चीज की जरूरत है? किडनी, लंग्स, है ना, ETC। अब फूड पाइप, इन सब में डिटेल में नहीं जाएंगे। मतलब एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी को फंक्शन करने के लिए इन सब चीजों की जरूरत है। तो ये क्या है? ये एक इंडिविजुअल हुआ। इट इज अ बॉडी, ऐसी बॉडी, ये एक बॉडी होती है जिसमें ऑर्गन्स की ये बनी होती है। हमने ऑर्गन बता दिए हैं। ठीक, ये हो गया आपका ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल। स्पीसीज क्या होती है? स्पीसीज का मतलब होता है, जैसे होमो सैपियंस इज अ स्पीसीज। हिंदी मीडियम वाले यार बताना स्पीसीज का क्या मतलब होता है, याद नहीं आ रहा मुझे। तो स्पीसीज का क्या मतलब होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी आपके सजीव जो जीव हैं, लिविंग जो सजीव जीव जंतु हैं, उनको अगर हम सिमिलर इंडिविजुअल को हम ले लें, ठीक, जो सिमिलर इंडिविजुअल कैपेबल हैं आपस में इंटरब्रीडिंग करने के, प्रजनन करने के लिए जो कैपेबल हैं, सॉरी,
स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। एक सेकंड, स्पीसीज का मतलब होता है प्रजातियां। तो स्पीसीज क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म का ऐसा समूह जो सिमिलर इंडिविजुअल से मिलकर बना हो, जो और कैपेबल हो क्या करने के लिए? इंटरब्रीडिंग, अंतः प्रजनन करने के लिए। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होमोसैपियन है वो क्या है? स्पीसीज है। क्यों? क्योंकि देखो जैसे हम लोग क्या है, एक स्पीसीज है क्योंकि हम लोग सेम तरीके के इंडिविजुअल है ना, बॉडी सिस्टम, हम लोगों के ऑर्गन सब सेम है, एंड वी आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो हम मिलके क्या बनाते हैं? स्पीसीज बनाते हैं, और उस स्पीसीज का क्या नाम है? मानव जाति, होमोसैपियंस। ठीक है, हमने लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन हम पढ़े इकोलॉजी का, उसमें पहले हमने पढ़ा ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा स्पीसीज क्या होती है। अब हम देखेंगे पॉपुलेशन क्या होता है। तो पॉपुलेशन समष्टि। ठीक, तो देखो अगर हम जो है सिमिलर जो स्पीसीज हैं, सेम स्पीसीज हैं, उनका हम ग्रुप ले लें जो एक डिफाइंड एरिया में रह रही हैं एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, समष्टि कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना ह्यूमन पॉपुलेशन, हम ह्यूमन और डॉग की पॉपुलेशन को साथ में नहीं लेते हैं, ह्यूमन डॉग पॉपुलेशन, नो, वी से ह्यूमन पॉपुलेशन। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन की डिफिनीशन में है कि इट इज यूजुअली ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज होनी चाहिए, एक डिफाइंड एरिया, पॉपुलेशन एक डिफाइंड एरिया में हमेशा होता है, और एक स्पेसिफिक टाइम का हम पॉपुलेशन लेते हैं, स्पेसिफिक टाइम का होता है। ठीक, कम्युनिटी, समुदाय। समुदाय क्या होता है? देखो अगर हम पॉपुलेशन ले लें दो या दो से अलग स्पीसीज का जो सेम जियोग्राफिकल एरिया ले रही हैं एट द सेम टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। जैसे अगर मान लो इधर जो है इधर ह्यूमन पॉपुलेशन रह रहा है और इधर एनिमल पॉपुलेशन रह रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग मिल के एक जो है कम्युनिटी बना रहे हैं। ठीक, बट क्या होना चाहिए? एक सेम जियोग्राफिकल एरिया में हम लोग रहने चाहिए एंड एट द सेम टाइम। ये हो गया समुदाय। कम्युनिटी कितने प्रकार की होती है? तो कम्युनिटी में देखो दो प्रकार की कम्युनिटी होती है, जैसे मेजर कम्युनिटी, माइनर कम्युनिटी। तो मेजर कम्युनिटी क्या होती है? ऐसी कम्युनिटी जो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके, बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो काम करने के लिए। जैसे नॉर्थ ईस्ट आसाम के साइड में जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, दे आर मेजर कम्युनिटी। क्यों? क्योंकि मेजर कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी होती है जो डिपेंड करती है, जो डिपेंडेंट होती है केवल सूर्य की ऊर्जा पे। और अगल बगल की जो एनर्जी उन्हें मिलती है वो उस पर नहीं डिपेंडेंट होती हैं, वो केवल और केवल मेजरली जो है वो सूर्य की ऊर्जा पे डिपेंडेंट होती हैं। एंड दे आर फ्री फ्रॉम द इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम एडजेसेंट कम्युनिटी। ठीक, माइनर कम्युनिटीज क्या होती हैं? जो अपने आसपास की कम्युनिटी पे, जो उनकी नेबरिंग कम्युनिटी होती है उस पर डिपेंडेंट होती हैं। और हम ये मिलके, मतलब ये जो कम्युनिटी होती हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? सोसाइटीज कहते हैं। अभी देखो सोशल इशू में आप सोसाइटी पढ़ोगे, है ना, बट यहाँ पे कम्युनिटी हम लोग अलग पढ़ रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ इकोलॉजी एनवायरमेंट। जैसे अगर हम लोग पढ़ेंगे लीचन, ये माइनर कम्युनिटी का एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि लीचन जो है ना, ये आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है किसके बीच में? अलगाई और फंगी के बीच में। कैसा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, जब हम लोग म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, ये सब पढ़ेंगे। ठीक,
फिर देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। पहले हम देखेंगे इकोसिस्टम का एक घटक होता है अबायोटिक कंपोनेंट। अजैव घटक हमने पढ़ा था। अजैव घटक कौन कौन से घटक होते हैं? मिट्टी हो गई, पानी हो गया, हवा हो गई एंड लाइट एनर्जी हो गई। और मतलब देखो इनमें क्या है, नॉन लिविंग है। इनऑर्गेनिक जो है, अकार्बनिक और नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ये अजैव घटक में आ रहे हैं। और इसमें कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन को भी आप अजैव घटक में ले सकते हैं, नाइट्रोजन को भी ले सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे वोल्केनो, आपका ज्वालामुखी, भूकंप, अर्थक्वेक, बाढ़, जंगलों में जो आग लग जाती है, क्लाइमेट चेंज एंड वेदर कंडीशन, ये आपके हो गए अजैव घटक। देखो एज मैंने पहले भी बताया है कि हम क्यों पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। एक सेकेंड, हम क्यों पढ़ते हैं अबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। इकोलॉजी में हम यही तो पढ़ते हैं ना कि इनका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। हर एक चीज देखो, जैसे प्लांट्स है ना, अगर उन्हें अपना भोजन बनाना है तो दे फॉलो द प्रोसेस, वो एक प्रोसेस करते हैं जिसे कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने के लिए सन की एनर्जी का होना आवश्यक है। मतलब ए बायोटिक फैक्टर जो है वो बायोटिक फैक्टर के लिए रोल प्ले कर रहा है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि जो भी अबायोटिक फैक्टर हैं, चाहे वो रेनफॉल हो गया, ये कैसे एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, पहले देखो एनर्जी। एनर्जी के बारे में हमने, एनर्जी ऊर्जा, तो एनर्जी के बारे में हमने पढ़ लिया कि एनर्जी फ्रॉम द सन इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। कैसे? हमने बता दिया मेन सोर्स जो है आपके फोटोसिंथेसिस का, अगर आप फूड चेन में जाते हो तो पहले प्लांट ही होते हैं। ठीक, प्राइमरी प्रोड्यूसर पहले होते हैं, तो उनको जो ऊर्जा मिल रही है वो कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। एनर्जी इतना इंपॉर्टेंट है। प्लांट के केस में जो सन है दे डायरेक्टली सप्लाइज द नेसेसरी एनर्जी। अब ये जो एनिमल है वो तो सोलर एनर्जी यूज नहीं कर सकते हैं डायरेक्टली, तो फिर वो जो है ईटिंग प्लांट्स या एनिमल के प्लांट्स के माध्यम से, या अगर बड़े एनिमल हैं तो छोटे एनिमल को कंज्यूम करके ये इस एनर्जी को स्टोर करते हैं। और एनर्जी डिटरमाइन करती है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा। मतलब देखो, जहां तक अच्छी फोटोसिंथेसिस अगर कहीं अच्छे से हो रहा है, प्रकाश का अगर संश्लेषण अच्छे से हो रहा है, जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा पहुंच रहा है, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन कार्बोहाइड्रेट का तेजी से होगा। मतलब वहां पे जो है पेड़ पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर रहे हैं, तो ऑर्गेनिज्म वहां अच्छे से होंगे। जहां प्रकाश पहुंच ही नहीं रहा है वहां फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पाएगी। जैसे हम डीप इन द ओशियंस में जाते हैं, है ना। एनर्जी डिटरमाइन कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द एनवायरनमेंट। रेनफॉल कैसे अफेक्ट कर रहा है? देखो, रेनफॉल जब हम लोग पढ़ते हैं वाटर साइकिल, उसमें रेनफॉल जो है मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए जो है पानी बहुत आवश्यक है। ठीक, और देखो जैसे पानी जो है बहुत सारे जीव जंतुओं के लिए किसका काम करता है? हैबिटेट का काम करता है। एक सेकंड, वाटर जो है वो हैबिटेट का काम करता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि साइबेरियन जो क्रेन होती हैं वो राजस्थान के सांभर लेक में आ जाती हैं ठंडी में। तो इस प्रकार से देखो एक एक चीजें जो अफेक्ट कर रही हैं कैसे बायोटिक फैक्टर्स को। उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है। टेम्परेचर जो है वो इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखो, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह सकते हैं। जैसे आप लोग अगर दिल्ली में रहते होंगे तो कभी कभी टेम्परेचर ठंडी में वहां पहुंच जाता है 4 डिग्री 6 डिग्री, गर्मी में वही टेम्परेचर पहुंच जाता है 44 डिग्री 46 डिग्री, तो भी हम लोग रह लेते हैं ना। तो हम लोग वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह लेते हैं, और इस टेम्परेचर में जो रहता है उसे कहते हैं यूरेथर्मल। बट
कुछ जो जीव जंतु हैं या पेड़ पौधे हैं वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रह पाते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर 10 से 30 हुआ तो उनका सरवाइव होना मुश्किल हो जाएगा, फिर वो प्रक्रिया फॉलो करने लगेंगे उसमें रहने की। ठीक, जैसे आप कहे हो गए इंसेक्ट्स, और जो नैरो रेंज में होते हैं उन्हें कौन से जानवर कहते हैं, उन्हें कौन से प्राणी कहते हैं, स्टेनोथर्मल वो होते हैं। ठीक, जानवर या प्राणी ने स्टेनोथर्मल। फिर हम लोग देखेंगे कि एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखो, अगर एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन कम होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, जो भी पॉल्यूटेंट रिलीज हो रहे हैं वो कम होगा, है ना, तो हम एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सकते हैं। और यहाँ पे जो जीव जंतु हैं वो आराम से रह रहे हैं, मतलब हम एक सुटेबल कंडीशन बनाएंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंडीशन सुटेबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ हेल्दी बायोस्फीयर ऑन द प्लेनेट। ठीक है, फिर सबस्ट्रेटम, जैसे और वायुमंडल में कौन कौन सी चीजें हैं, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें हैं। देखो, तो इसमें हम लोग किस किस चीज की स्टडी करेंगे। जैसे लैंड को हम देखते हैं, लैंड इज कवर्ड बाय द सॉइल, और ये लैंड कवर है बाय वैरायटी ऑफ माइक्रोब, प्रोटोजोआ, फंगाई और इनवर्टेब्रेट एनिमल्स के द्वारा। फिर हम इसमें स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिज्म की स्टडी करेंगे। ठीक, उसके बाद टेरेस्ट्रियल एनिमल की स्टडी करेंगे। टेरेस्ट्रियल एनिमल का मतलब ये हो गया स्थलीय जीव, जो आपके स्थल पे रहते हैं। उसके बाद हम जलीय जीव की अध्ययन करेंगे, जो एनिमल्स और माइक्रोब फ्रेश वाटर में रहते हैं और सी में रहते हैं, उनका स्टडी करेंगे। जो हॉट वाटर में भी रह सकते हैं और सी में भी रह सकते हैं, उनका हम स्टडी करेंगे। तो ये कैसे मतलब प्रभावित कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, या एनवायरनमेंट इनको कैसे प्रभावित कर रहा है, इंटरेक्शन की हम स्टडी करेंगे। ये सब कंपोनेंट थे आपके एबायोटिक कंपोनेंट। उसके बाद मटेरियल्स, पदार्थ, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, ये सब कब फॉर्म होता है, जब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड जब टूटते हैं ना, अकार्बनिक पदार्थ जब टूटते हैं ना, तो ये कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। ठीक, और कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर, नाइट्रेट, फॉस्फेट और बहुत सारे वेरियस मेटल के आयन, ये इसेंशियल है ऑर्गेनिज्म के सरवाइव करने के लिए। हम लोग क्यों इन सब की स्टडी कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं अबायोटिक फैक्टर इन्वायरमेंट में कौन कौन से हैं। कोई भी चीज अजैव घटक, उसके अंदर लाइफ प्रोसेस ना हो। ठीक, तो हम देख रहे हैं कौन कौन सी चीजें हैं और ये इन्वायरमेंट को कैसे अफेक्ट कर रही हैं, या वहां रहने वाले ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, ऑर्गेनिज्म को लैटिट्यूड और अल्टीट्यूड, अक्षांश और ऊंचाई कैसे इन्वायरमेंट को और ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहे हैं। जैसे देखो, लैटिट्यूड में हम जब पढ़ते हैं जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा लैटिट्यूड में कि जब हम हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं तो वहां टेम्परेचर कम होता जाता है। फिर हम पढ़ते हैं अल्टीट्यूड के बारे में कि हम ऊंचाई पे जा रहे हैं तो वहां पे क्या है, बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट हो जाती है। जैसे ट्रॉपिक्स पे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के पास बायोडाइवर्सिटी ज्यादा रहती है इन कंपैरिजन टू पोलर एरियाज। तो कैसे ये जो टेम्परेचर है, अल्टीट्यूड है, आपकी बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहा है, तो ये क्या है, अबायोटिक फैक्टर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स, जैव घटक क्या होते हैं। देखो, बस सिंपल सा आपको याद रखना है, जैव घटक, इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर क्या है, लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं, पेड़ पौधे हो गए आपके, जानवर हो गए और माइक्रोब्स हो गए। और इन्हें कैसे क्लासिफाई किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। तो देखो, बायोटिक कंपोनेंट में आपका क्लासिफिकेशन जैसे हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होते हैं,
सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होते हैं, टर्शियरी कंज्यूमर क्या होते हैं, हर्बीवर्स क्या होते हैं। अच्छा, इन सबको पढ़ना क्यों जरूरी है? लेट मी टेल यू। यूपीएससी में ना फूड वेब, फूड चेन, यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, इन सब का अच्छे से मतलब पता होगा ना, तो आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक, तो देखो बायोटिक कंपोनेंट में पहला हम देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पाद क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक क्या होते हैं, जिसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, सेल्फ नरिशिंग या स्वपोषी। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर देखो कुछ नहीं, दे आर बेसिकली द ग्रीन प्लांट, हरे पेड़ पौधे, कुछ बैक्टीरिया और एल्गाई होते हैं। दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। जैसे पेड़ पौधे हम लोग जानते हैं, अभी मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो कोई भी चीज जो अपना भोजन स्वयं बना रही है, जिसमें फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जिसमें ग्रीन प्लांट, कुछ बैक्टीरिया और एल्गाई होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। तो देखो, दे सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके वो अपना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आप पढ़ोगे। और इस एनर्जी को फिर वो जो नहीं बना रहे हैं, नॉन प्रोड्यूसर, उनको फूड वेब में ट्रांसफर करते रहते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, अगर आप स्थलीय इकोसिस्टम, अगर आप स्थलीय इकोसिस्टम में जाओगे, जैसे लैंड हो गया, तो वहां बेसिकली आपको प्रोड्यूसर कौन दिखेंगे? जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो आपको कौन दिखेंगे? हर्बेकियस प्लांट, वुडी प्लांट आपको दिखेंगे। लेकिन अगर आप एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाओगे, जलीय इकोसिस्टम में जाओगे, तो वहां पे बहुत सारी जो छोटी छोटी अलगाई हैं, वो होती हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो अपना भोजन स्वयं बनाती हैं। अगर जैसे मराइन एरियाज में, अगर आप जलीय एरियाज में जाओगे, तो प्रोडक्शन कौन कौन करता है, हम देखते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं। साइनोबैक्टीरिया और अलगाई जो हैं, वो मराइन एरियाज में आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक, देखो फिर क्या कह रहा है, टुगेदर दिस फॉर्म द प्रिंसिपल प्राइमरी प्रोड्यूसर एट द बेस ऑफ ओशियन फूड चेन। अगर हम ओशियन फूड चेन में जाते हैं, फूड चेन कुछ नहीं होता है, फूड चेन अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक क्रम में, ट्रॉपिक लेवल के एक क्रम में अगर हम हर्बीवरस, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर को रख रहे हैं, तो यही फूड चेन होता है। ठीक, तो अगर हम ओशियन की बात करते हैं, तो उसमें बेस में जो है, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, वो अलगाई और साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अलगाई एंड साइनोबैक्टीरिया। फिर क्या कह रहा है, देखो ओशियन और लैंड दोनों में जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, कि जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं से बना रहे हैं, वो सेम अमाउंट का होता है। लेकिन ओशियन में जो प्राइमरी प्रोडक्शन होता है, वो कौन कर रहे हैं? बेसिकली जो है साइनोबैक्टीरिया और अलगाई कर रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्शन। जबकि लैंड में जो है, ये कौन कर रहा है? वेस्कुलर प्लांट कर रहे हैं। वेस्कुलर प्लांट का मतलब जिन प्लांट्स में जाइलम और फोलम होता है, जाइलम और फोलम होता है, मतलब कि मिनरल्स का, फूड का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो जा रहा है, वो हो गए वेस्कुलर प्लांट। तो प्रिंसिपल जो, अगर हम मेराइन प्रोड्यूसर की बात करें, तो कौन कौन से हैं? साइनोबैक्टीरिया, अलगाई और कुछ मराइन प्लांट्स। फाइटोप्लांक्टन, देखो एक टर्म आता है फाइटोप्लांक्टन। फाइटोप्लांक्टन कुछ नहीं होता है, जैसे स्थल में, जमीन में जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, वैसे ही मराइन एरियाज में जो फाइटोप्लांक्टन है, वो पेड़ पौधे ही हैं। ठीक, तो फाइटोप्लांक्टन्स के कुछ ग्रुप्स होते हैं, डाइएटम्स, साइनोबैक्टीरिया एंड डाइनोफ्लैगलेट्स। कुछ अलगाई के आप नाम देख लो, जैसे रट लो इसको, रेड अलगाई, ग्रीन अलगाई, ब्राउन अलगाई, ब्लू ग्रीन अलगाई, डाइनोफ्लैगलेट्स, डाइएटम्स एंड गोल्डन ब्राउन अलगाई, माइक्रोस्कोपिक ग्रीन अलगाई। ये हम देख रहे हैं फाइटोप्लांक्टन्स को कुछ ग्रुप में बांट दिया गया है। ये है फाइटोप्लांक्टन्स, इनको कुछ ग्रुप में बांट दिया गया है, डाइएटम्स, कोकोलिथिफोर्स एंड डाइनोफ्लैगलेट्स।
नेक्स्ट हमने पढ़ लिया ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। ऑटोट्रॉप्स, पेड़ पौधे, ऑटो मतलब सेल्फ, पेड़ पौधे ऑटोट्रॉप्स हो गए, है ना, अगर हम स्थल की बात करें वहां पे। अब हम लोग देखेंगे हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स क्या होते हैं? परपोषित या इन्हें फैगोट्रॉप्स भी कहते हैं, कंज्यूमर उपभोक्ता। तो देखो इकोनॉमी में कंज्यूमर होते हैं ना, हम लोग इकोनॉमी में कंज्यूमर्स क्यों कहे जाते हैं, वो आप इकोनॉमी वाले सर से पूछना। यहाँ पे कंज्यूमर्स आर इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, ठीक। अब ये खुद से तो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, वी आर डिपेंडेंट। किस पे हम डिपेंडेंट हैं? प्लांट्स पे, एनिमल पे, या दोनों पे ही डिपेंडेंट है। तो कंज्यूमर क्या है? ये अपना भोजन खुद नहीं बना रहे हैं, दे आर डिपेंडेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने ऑर्गेनिक फूड के लिए ये जो है पेड़ पौधे या एनिमल्स पे डिपेंडेंट है। कंज्यूमर को कितने भागों में बांटा जा सकता है? दो होते हैं कंज्यूमर, मैक्रो कंज्यूमर, माइक्रो कंज्यूमर। जैसे आप, मैक्रो एक बड़ा टर्म हो गया, माइक्रो छोटा हो गया बेसिक लेवल पे। देखो तो मैक्रो कंज्यूमर में क्या आएंगे? हर्बीवरस, प्राइमरी कंज्यूमर आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर आएगा, टर्शियरी कंज्यूमर आएगा। प्राइमरी कंज्यूमर प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? ऐसे उपभोक्ता जो बेसिकली क्या खाते हैं? पेड़ पौधे खाते हैं, शाकाहारी। हम लोग हर्बीवरस हैं। जैसे आपका हो गया गाय, रैबिट, खरगोश। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गए? जो फीड कर रहे हैं, जो प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहे हैं, जैसे हो गया वोल्व्स, भेड़िया। और कॉर्निवरस क्या हो गए? मांसाहारी, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खा रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉर्निवरस कहते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जैसे लायन। और ओमनीवरस मतलब सर्वभक्षी, जो सब कुछ खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे मैन एंड मंकी। नेक्स्ट, सेप्रोट्रॉप्स, मृत जीवी, इन्हें ही डीकंपोजर कहते हैं, जैव अपघटक या ऑस्मोट्रॉप्स, परासरण जीवी, सब एक ही चीज है। डीकंपोजर्स क्या होते हैं? व्हाट आर डीकंपोजर्स? देखो प्लांट्स और एनिमल्स एक लंबे समय के बाद या कुछ समय के बाद जो है डेड ऑर्गेनिक मैटर उनका बचता है ना, जिसे ह्यूमस भी कहते हैं। प्लांट्स में ह्यूमस भी होता है ना, ह्यूमस कहते हैं उसको। तो जो बैक्टीरिया और फंगाई होते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई जो होते हैं, ये ब्रेक करते हैं किसको? इस ह्यूमस को। ये जो डेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, इसको ये सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं। और यही कुछ बैक्टीरिया और फंगाइज जो इनको सिंपल फॉर्म में तोड़ते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? डीकंपोजर्स कहते हैं। ठीक, क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। देखो 2013 में क्वेश्चन आया था, with reference to food chain in ecosystem which of the following organism is known as decomposer organism? इनमें से किसे डिकम्पोजर कहा जा रहा है? अभी मैंने डिस्कस किया वायरस और फंगाई, सॉरी फंगाई और बैक्टीरिया। वायरस नहीं, वायरस को काम करने के लिए होस्ट का होना जरूरी है, तो वायरस नहीं है डिकम्पोजर। कौन है? फंगाई और बैक्टीरिया है। वायरस होगा नहीं, वन एलिमिनेट कर दो तो बैक्टीरिया और फंगाई हुए।
और ये जो डिकम्पोज कर रहे हैं, एक सेकेंड, और ये जो डिकम्पोज कर रहे हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, डेट्रीवोर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 2021 यूपीएससी प्रीलिम का क्वेश्चन है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2021। अच्छा उसके पहले एक चीज, मैंने ना फूड वेब अभी बताया नहीं है, अभी बस आपको प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर, इनका मतलब बताया है। अभी जब हम फूड वेब पढ़ेंगे ना अच्छे से, फूड वेब, फूड चेन, तो हम डेट्रीवर्स क्या होते हैं, डेट्रीटस क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें डेट्रीटस हैं। जैसे देखो केचुआ आपने देखा है गंदी चीजें खाता है ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर खाता रहता है केचुआ, तो ये क्या है आपका डेट्रीवोर्स है। ठीक, चलो क्वेश्चन देखते हैं, 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर डेट्रीवोर्स, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं जो डेट्रीवोर्स हैं। पहला है अर्थवॉर्म्स, जेलीफिश, मिलीपेड्स, सी हॉर्स, वुड लाइस। मान लो आपको पता ही नहीं डेट्रीवर्स क्या होते हैं, लेकिन फिर क्वेश्चन नहीं सही होगा। जैसे अगर ये डेट्रीवर्स पूछ रहा है तो देखो, अगर आपको इनका मतलब नहीं पता है, हिंदी में जरूर देखना चाहिए। जैसे मैं तो इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देती हूँ, बट हिंदी में जरूर देखती हूँ। तो इनमें से डेट्रीवर्स कौन कौन से हैं, केचुआ, जेलीफिश, सहस्रपादी, समुद्री घोड़ा, काष्ठयुता। ठीक, देखो समुद्री घोड़ा हमको पता है ये क्या है, एनिमल है ना, तो ये तो डेट्रीवर्स नहीं है, क्योंकि डेट्रीवर्स क्या कहते हैं, वो फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे, डेड ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। तो इसको चौथा तो आप हटा ही दो, एलिमिनेट कर दो, चौथा हट गया, सी सही है। मतलब कौन कौन से डेट्रीवर्स हुए आपके, अर्थवॉर्म हुआ, मिलीपेड्स हुआ, वुड लाइस हुआ। वुड लाइस केचुए की तरह एक जानवर है, छोटा सा, ऐसे 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 करके होता है। ठीक है, देखो जेलीफिश मछली है यार, डेट्रीवर्स ये थोड़ी है ना। सेकंड क्या कह रहा है, इसमें से पहले आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, कोपेपोड्स, साइनोबैक्टीरिया, डाइएटम्स, फोर्मिनिफेरा। Which of the above are primary producer in the food ocean of the chain? फूड चेन्स ऑफ द ओशियन में कौन से जो है प्राथमिक प्रोड्यूसर हैं। प्रोड्यूसर को क्या कहते हैं हिंदी में, तो कौन कौन से जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, बताओ आप। अच्छा सॉरी, ये ना क्वेश्चन गलत हो गया, इधर आप नहीं जाना, ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो इसमें आप बताओ कौन कौन से प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं। अभी मैंने बताया साइनोबैक्टीरिया एंड डाइएटम्स, ये क्या है। अभी जब मैं आपको मैराइन इकोलॉजी पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने बताया कि जो प्लांक्टन्स होते हैं ना, वो डाइएटम्स, फ्लैगलेट्स विभिन्न फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड साइनोबैक्टीरिया इज ब्लू ग्रीन एल्गाई, ये भी क्या है, प्लांक्टन है। और अगर ये अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होंगे। तो डाइएटम्स और साइनोबैक्टीरिया 2 और 3, कोपेपेड्स एंड फोर्मिनिफेरा, ये आपके क्या हैं, ये आपके जू प्लांक्टन है। जैसे देखो, जो काम एनिमल करता है आपका टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जानवरों का जो काम होता है स्थलीय इकोसिस्टम में, वही काम जू प्लांक्टन का होगा मराइन ऑर्गेनिज्म में। तो कोपीपोड्स, फोर्मिनिफेरा, ये क्या है, ये जू प्लांक्टन है। लेकिन कुछ साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गाई और डाइएटम्स इज नथिंग बट ग्रुप ऑफ प्लांक्टन को हमने देखा तो 3 भागों में बांटा था ना, कि इनको हम 3 ग्रुप में स्टडी करते हैं, जिसमें होता है आपका डाइएटम्स,
कोकोलिथिफोर्स और फ्लैगलेट्स। और ब्लू ग्रीन अलगाई क्या है, ये भी प्राइमरी प्रोड्यूसर है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक, इसलिए 2 और 3 सही। तो थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो, वेदर इट इज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, आप उस चीज को जो है बिल्कुल बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। माई हम्बल रिक्वेस्ट, एनवायरमेंट के साथ साइंस की एनसीईआरटी आप पढ़ते रहें। क्यों? अगर देखो आपको बेसिक नहीं पता है, अभी मैं नेक्स्ट एनवायरमेंट में पढ़ाऊंगी आपको जल चक्र क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। तो जल चक्र में आपका टर्म आएगा वाष्प उत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन। अगर आपको इसका मतलब ही नहीं पता होगा ना, तो आप जल चक्र जो है, जल चक्र आप नहीं समझ पाओगे, है ना। अभी जैसे ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स क्लास 6 या 7 की एनसीईआरटी में मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। यहाँ देखो आपको अच्छे समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया कमेंट करके बताइए। बट इफ यू हैव स्टडीड एनसीईआरटी साइंस की, तो आपका और बेसिक अच्छे से क्लियर होता जाएगा। लास्ट थिंग विच आई वांट टू से कि पेपर, अगर आप ये सोच रहे हो पेपर एलिमिनेट करके यूपीएससी का हो जाएगा, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। आप अपना नॉलेज जो है एक गेन करो। देखो डायनामिक सब्जेक्ट आप अपना स्ट्रांग करो। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप स्पेक्ट्रम नहीं पढ़ो, ज्योग्राफी नहीं पढ़ो, नो, पढ़ो, लक्ष्मीकांत पढ़ो, बट द सेम फोकस शुड बी ऑन medieval, ancient, art and culture, environment, economy, साइंस एंड टेक, इवन IR को, इंटरनेशनल रिलेशन को आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ा करो। क्यों? अगर देखो इसमें बस टॉपर आते हैं ना, बोल के चले जाते हैं कि मैंने मेंस 365 कर ली, कर लो आप। लेकिन जैसे G20 का एक क्वेश्चन था यूपीएससी 2023 में, अगर आपको ये नहीं पता ना G20 कब बना, इसका फॉर्मेशन क्यों हुआ बेसिक में, वो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक आपका स्ट्रांग रहना चाहिए। अभी देखो जैसे 2021 वाला मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया, उसके बाद अगर आपको 2022 में शायद एक क्वेश्चन आया था आपका कि इसमें जो है 2022 में एक क्वेश्चन आया था आपका कि इसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग का नहीं था, नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ते हैं, नाइट्रोजन साइकिल जब हम पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं। लेकिन नाइट्रोजन साइकिल पढ़ने के लिए हमारा पूरा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट बेसिक से प्लस करंट मजबूत होना चाहिए। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ नहीं समझ में आया पूछिए। कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है कि अच्छे से नहीं समझ में आई, उसको कमेंट करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।